तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, ठीक है। तो देखो, अब सपोज करो मैंने वेट बैलेंस किया किसी भी सॉल्ट का। सपोज करो मैं लैब में गई और लैब में जाके मैंने NaCl का वेट मेजर किया, ठीक है, और उसमें वेट वो दिखा रहा था 3.4345। सपोज इतना वेट मेरे पास वो दिखा रहा था, ठीक है। अब जो मेरे पास वेट बैलेंस है ना, वो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर होता है जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होता है ना, उसको मैं बोलती हूँ इंस्ट्रूमेंटल एरर। और वो उसका जैसे जो हमें बुकलेट्स मिलती है ना इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, उसमें गिवन होता है कि ये इतना एक्यूरेटली अपने अमाउंट को मेजर करेगा, ठीक है। सपोज करो उसके अंदर वो 0.0001 इतना अमाउंट ऑफ एरर वो दिखा सकता है, ठीक है। जो मैंने वेट किया वो कितना था 3.4345। अब उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मुझे पता है कि ये इतना एरर दिखा सकता है। अगर ये इतना एरर दिखा सकता है तो बच्चों इसका वेट 4.4344 भी हो सकता है और इसका वेट 3.4346 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, है ना। मतलब कि क्योंकि इसके अंदर एरर 0.0001 इतना हो सकता है, इसीलिए ये हमारे पास जो लास्ट की डिजिट है वो सर्टेन नहीं है। मैं श्योर नहीं हूं कि ये डिजिट 5 होगी, ये डिजिट 4 होगी, ये डिजिट 6 होगी या कितनी होगी, मैं श्योर नहीं हूं इस चीज के लिए, है ना। तो अब इस मेजरमेंट के अंदर मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होगी, जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होगी इंक्लूडिंग द अनसर्टेन वैल्यू। अनसर्टेन किसकी है, ये लास्ट वाले डिजिट की वैल्यू अनसर्टेन है। ये मुझे नहीं पता कि ये 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी या क्या होगी। और ये मुझे क्यों नहीं पता, इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रेजेंट एरर की वजह से, ठीक है। तो किसी भी नंबर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती है इंक्लूडिंग द वैल्यू जो हमारे पास अनसर्टेन है, उसको मैं बोलती हूं कि ये मेरे पास इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर इतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आया सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। तो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स को बच्चों हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी नंबर में जब जिसकी वैल्यू मेरे पास इंक्लूडिंग दैट नंबर दैट डिजिट जिसकी वैल्यू मेरे पास अनसर्टेन होती है, उसको मैं बोलती हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलती हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, इसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स बताए गए, ठीक है। वो रूल्स हम लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं रूल्स के बेसिस पे, अब ऐसा तो है नहीं कि कई तरह की डिजिट्स होती है, कई बार हमारे पास डेसिमल भी आते हैं, कई बार हमारे पास जीरोस भी इंक्लूड होते हैं। तो किन किन केसेस के लिए कुछ कुछ पर्टिकुलर रूल्स दिए गए, ये बताने के लिए कि अगर इतना है तो उसके अंदर इतनी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, या फिर जीरो इंक्लूड हो रहा है तो इतनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला रूल जो था, पहला रूल ये था कि जितनी भी मेरी नॉन जीरो डिजिट्स होती है, जितनी भी मेरी नॉन जीरो डिजिट्स होती है 1 से लेकर 9 तक, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती है, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती है। लेकिन जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो हो जाए तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। यानी कि वो बोल रहा है 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आ जाए तो वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है कि मैं उसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करूंगी, ठीक है, मैं उसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करने वाली हूं। लेकिन अगर मेरे पास इन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आ जाए ना, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। इसका क्या मतलब है, देखो, अब सपोज करो मेरे पास नंबर है 2147। क्या नंबर है, 2147। अब इस 2147 के अंदर, अब इस 2147 के अंदर कितनी नॉन जीरो डिजिट है, इसके अंदर 4 नॉन जीरो डिजिट है। तो मतलब कि क्योंकि इसमें 4 नॉन जीरो डिजिट है तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, 4। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में भी मैंने बात ही नहीं करी है, साइंटिफिक नोटेशन तो आगे बात करूंगी। अभी मैं सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी नंबर में मुझे कैसे पता लगाने हैं
उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंस होगी, तो क्योंकि इस नंबर के अंदर 4 नॉन जीरो डिजिट्स है तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। अब मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, जैसे कि 503, अब इसमें ये जीरो नॉन जीरो डिजिट्स 5 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये जीरो भी कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बीच वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब ये बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे 105 में? जल्दी से बताओ 105 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी? जो मेरा 105 ये जो नंबर है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी? तो इसमें मेरे पास एक 1 है नॉन जीरो डिजिट, एक 5 है और 0 दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। बिल्कुल सही। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी इसमें? इसमें मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होगी। बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। 0.004 अभी तो मैं इस पे पहुंची ही नहीं, अभी तो मैं पहले रूल पे ही पहुंची हूँ। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल सिर्फ इतना सा है, सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, और अगर 0 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो मेरे पास वो 0 सिग्निफिकेंट कहलाएगी। ठीक है, अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल है कि अगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में 0 आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में 0 आ रहा है तो वो डिजिट जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में मेरे पास 0 आ रहा है तो वो 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0.04 की, अब इसके अंदर ये दोनों 0 क्योंकि 4 के लेफ्ट में आ रहे हैं, ये ना तो ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा ना ही ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इसीलिए इसमें मेरे पास ये जो सिर्फ और सिर्फ 4 है ना, ये मेरे पास सिग्निफिकेंट होगा। तो इसलिए इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, 0 लेफ्ट में आएगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, हमेशा याद रखना। अगर मैं लिखूं 0.0005 तो इसके अंदर तीनों ये 4 के 4 0 मेरे पास लेफ्ट में आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा इसमें 1। ठीक है, अगर ऐसे होता 0.0407, अब बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी? 0.0407 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी? जल्दी से बताओ मुझे। अब इसके अंदर लेफ्ट वाली सिग्निफिकेंट तो नहीं होगी, नॉन जीरो वाली सिग्निफिकेंट होगी, और अगर 0 और नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो वो उनके साथ सिग्निफिकेंट होगी। यानी कि इसके केस में ये जो 2 0 है ना, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, 4 सिग्निफिकेंट होगा, 7 सिग्निफिकेंट होगा, और इनके बीच में जो 0 आ रहा है ये भी सिग्निफिकेंट होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसमें मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तो अभी तक हमने 2 ही रूल पढ़े, सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, अगर 0 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है वो सिग्निफिकेंट, एंड अगर मेरे पास 0 लेफ्ट में आ रहा है नॉन जीरो डिजिट के तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। 3 चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस but these zeros are to right of decimal point then these zeros are significant। मतलब कि लेफ्ट वाली 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं थी, लेकिन अगर 0 राइट में आ रहा है ना तो वो 0 सिग्निफिकेंट कहलाएगा। क्या मतलब है इसका? अगर मेरे पास नंबर है 2.30, क्या नंबर है? 2.30, तो एक तो इसमें ये सिग्निफिकेंट और जो 0 राइट में आ रहा है वो 0 भी सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि इसके केस में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी। इसके
केस में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी। लेफ्ट वाले 0 बच्चों सिग्निफिकेंट नहीं है, मिडल वाले 0 सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल के राइट वाले 0 भी सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के राइट में होने चाहिए, याद रखना, राइट वाले नहीं, डेसिमल के राइट वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं। ऐसे ही बताओ 0.4070 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? जल्दी बताओ 0.4070 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? आंसर बताओ जल्दी से। 0.4070 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? पहले ये बताओ, फिर मैं तुम्हारा आंसर करती हूँ, ठीक है? तो एक ने पूछा है कि मैम 3.05 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? तो 3 भी सिग्निफिकेंट, बीच वाला तो वैसे ही सिग्निफिकेंट होता है, 5 भी सिग्निफिकेंट, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बिल्कुल सही आंसर दिया है। 0.4070 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि ये वाला 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, 4 सिग्निफिकेंट है, बीच वाला भी होता है, 7 भी होता है, और राइट वाला 0 डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, थर्ड रूल भी देख लिया। फिर से रिवाइज करते हैं, सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, अगर मेरे पास जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है वो सिग्निफिकेंट, एंड देन अगर लेफ्ट में जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, डेसिमल के राइट में जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाता है। ठीक है, तो थर्ड रूल भी हो गया मेरे पास। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है, इफ अ नंबर एंड इन जीरोस बट दीज जीरोस आर नॉट टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट then these zeros may or may not be significant। अब मैंने बोला कि अगर जीरो राइट में आ रहा है ना तो वो सिग्निफिकेंट होगा। 5.0 में क्योंकि जीरो डेसिमल के राइट में आ रहा है तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है और मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लेकिन अगर मेरे पास जीरो राइट में तो है लेकिन वो डेसिमल के राइट में नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। मे और मे नॉट, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जैसे कि बच्चों, अगर मेरे पास नंबर है 10400, ठीक है, अब ये तो मुझे क्लियर है कि ये वाला 1 सिग्निफिकेंट है, ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है, एंड देन ये वाला 4 भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो मेरे पास बच्चों 2 0 आ रहे हैं ना, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं कि ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो मैं बोल रही हूं कि ये वाले 2 0 मे और मे नॉट बी, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और ये सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। अब इसका क्या मतलब है देखो, अब सोचो अगर मैं इस 10400 को ऐसे लिख दूं, 104.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2, ऐसे लिख सकती हूँ ना? कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं लिख सकती है ना? अभी आंसर दूंगी आपका जो आपने पूछा है 60.3200 में कितने होंगे, अभी आंसर दूंगी इसका। पहले देखो 10400 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 104.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2, बिल्कुल सही है। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आ जाएगा ना वापस। तो अब मुझे इसमें बताना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो देखो, अब इसको देखो, खाली इस नंबर को, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसको देखूं तो डेसिमल के बाद वाला सिग्निफिकेंट होता है ना, तो इसमें मेरे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इसमें मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर मैं सिर्फ इस नंबर को देखूं, 10400 को, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि ये राइट वाले डेसिमल के राइट में नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 104.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2, अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसको बच्चों मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 104.00 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2, ये भी तो सेम ही है ना? चाहे मैं 000 कितने भी 0 लगा दूं, क्या ही फर्क पड़ता है ना? तो ये मेरे पास 104.00 इन 10 रेज टू द पावर 2 अगर मैं इसको लिखूं तो इसमें मेरे पास अब टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें मेरे पास अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। 1 भी सिग्निफिकेंट, 0 भी सिग्निफिकेंट, 4 भी सिग्निफिकेंट। ठीक है, 1 भी सिग्निफिकेंट, 0 भी, 4 भी, और डेसिमल के बाद वाले 0 भी तो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये दोनों 0 भी सिग्निफिकेंट। इसीलिए अब मेरे पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5। तो मैंने क्या देखा
कि मेरे पास नंबर तो एक था 10400, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। जब मैंने इस 10400 को लिखा 104.00 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई। जब मैंने इसको 104.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² लिखा, तब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मतलब कि इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकती है, इसमें 4 भी हो सकती है, और इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकती है। तो इसीलिए ये जो लास्ट वाले राइट वाले 0 होते हैं, जो डेसिमल के बाद राइट नहीं होते, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते, है ना। तो ये थी छोटी सी बात कि इसमें अगर कोई आपसे पूछ लेना कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसमें 3 भी हो सकते हैं, इसमें 4 भी हो सकते हैं, इसमें 5 भी हो सकते हैं। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो अब बच्चों, मेरे पास नंबर क्या था, थोड़ा और अच्छे से इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास नंबर क्या था, यहाँ पे मेरे पास नंबर था 10400। क्या नंबर था? 10400। अगर आप 10400 को देखेंगे, और अगर ये जो राइट वाले आप जो ये मेरे पास 0 है ना, इसमें ये डेसिमल के राइट में नहीं है, ये डेसिमल के राइट में नहीं है, इसको इसलिए इसको मैं सिग्निफिकेंट नहीं मान रही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। 104 ही तो सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट, 0 भी सिग्निफिकेंट, 4 भी सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब बच्चों, इसमें 10400 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 104.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट। तो टोटल इसमें अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 104.00 इंटू 10⁻², है ना। कैसे भी लिख लो, 4 0 और लगा दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, नंबर तो वही है, ठीक है। बस ये इसमें मतलब कि अब कितनी सिग्निफिकेंट होगी? 1 सिग्निफिकेंट, 0 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, ये भी 0 और ये भी 0। तो अब इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यानी कि 10400 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर 0 राइट में है ना, डेसिमल के राइट में की बात नहीं कर रही, डेसिमल के राइट की बात करूंगी, तो वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। लेकिन अगर वो राइट में है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। होगा कब? जब मैं उसको पॉइंट के बाद ले जाऊं। नहीं कब होगा? जब मैं उसको एज इट इज नॉर्मल रख के बात करूं, ठीक है। तो अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम 60.302 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? तो आप खुद ही बता दो जिसको पता है 60.302 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो ये तो 6 भी सिग्निफिकेंट, 0 भी सिग्निफिकेंट, बीच वाला तो होता ही है, 3 भी सिग्निफिकेंट, 2 भी सिग्निफिकेंट और ये भी बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो टोटल इसमें मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बिल्कुल सही, 104.00 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 40.050 में भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 4 भी सिग्निफिकेंट, ये 0 भी सिग्निफिकेंट, 5 भी सिग्निफिकेंट और राइट वाला तो सिग्निफिकेंट होता ही है। तो इसलिए इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। अब एक लास्ट रूल रह गया इसमें, लास्ट रूल भी पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग सारे रूल्स रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो रूल 5 क्या है मेरे पास कि अगर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर है ना, अगर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर होते हैं तो एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होती है, इसका क्या मतलब है? अब 40 की अगर आप बात करोगे, आप बोलोगे कि मैम इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकती है और इसमें 2 भी हो सकती है। एक कब होगी? जब मैं सिर्फ 40 कंसीडर करके चलूं, लेकिन अगर मैं इसको 4.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 कर दूं तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, है ना। यानी कि इस 40 के अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है ना। अब आपके पास अगर 4 नंबर है तो इस 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4.0, 4.00, 4.000, 4.000, कैसे करके भी लिख दो, 4 0 लगा दो, चाहे 10 लगा दो, चाहे 20 लगा दो,
कैसे भी लगा दो, है ना। अब उसके बाद अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.0000, 1000 जीरो लगा दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है मुझे, क्योंकि वो तो डेसिमल के बाद है, नंबर तो मेरा 4 ही है ना। अब इसमें तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इसमें इनफाइनाइट, जितने मैंने डेसिमल के बाद जीरो लगा दिए उसमें उतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसीलिए इस कोई भी एग्जैक्ट नंबर है ना मेरे पास, चाहे 4 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, चाहे 18 हो, कोई भी नंबर हो, इन सभी नंबर्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। ठीक है, अब जल्दी से रूल रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और क्वेश्चन सॉल्व करके बताना मुझे। पहला रूल क्या था कि सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती है। दूसरा रूल क्या था, जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तीसरा रूल क्या था, जीरो अगर लेफ्ट में आ रहा है ना, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट में आ रहा हो, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फोर्थ रूल क्या था कि अगर जीरो मेरे पास राइट में आ रहा है डेसिमल के, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन जीरो अगर वैसे ही राइट में आ रहा है, डेसिमल के राइट की बात नहीं कर रही, अगर वो वैसे ही राइट में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। ठीक है, उसके अलावा कोई भी एग्जैक्ट नंबर है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स उसमें होगी। ठीक है, हो गए सारे रूल रिवाइज। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ कि 3 पार्ट्स है, तीनों के आंसर एक साथ देना, एक एक करके मत देना 1 2 3, मुझे समझ नहीं आएगा क्या आंसर दिया आप लोगों ने, तो तीनों के आंसर एक साथ देने हैं। मुझे बताना है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मुझे 3 तरीके के नंबर्स गिवन है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। पहला है 6.200, दूसरा है 0.052, थर्ड है 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 4। अब मुझे बताना है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, आपको बताना है। तीनों का एक साथ आंसर देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉमा कॉमा लगा के, वरना मुझे समझ नहीं आएगा। ठीक है, सेम ही है 6.200, 0.052, 7.5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 4। बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। चलो अब मैं बताती हूं, देखो 6.200 में 6 सिग्निफिकेंट, 2 भी, 0 भी, 0 भी, तो टोटल मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई फर्स्ट के केस में। सेकंड है मेरे पास 0.052, अब ना तो ये सिग्निफिकेंट है ना ही ये सिग्निफिकेंट है, सिर्फ यही दोनों हैं, तो इसमें मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है, लेफ्ट वाले तो होते ही नहीं है। अब 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 4, 7 भी सिग्निफिकेंट, 5 भी सिग्निफिकेंट, तो मेरे पास 10 रेज़्ड टू द पावर 4 वाले तो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है, तो इसलिए इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है 422। इसका मतलब समझ में आ रहा है आप सभी को, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये जो नंबर गिवन है ना, आपको इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर इनको एक्सप्रेस करना। आप देखो कितनी सारी डिजिट्स दिख रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं पहले आपको स्टार्टिंग में इसलिए राउंडिंग ऑफ के थोड़े से रूल बता देती हूँ, ताकि फिर आप राउंड ऑफ कर सके नंबर्स को, एंड देन उसके बाद इनको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो देखो राउंड ऑफ के रूल क्या होते हैं। राउंड ऑफ के रूल होते हैं सबसे पहले कि अगर आपके पास, आपको जैसे सपोज करो कोई नंबर था 7.32, ठीक है, अगर आपको इसको 2 डिजिट के बीच में आपको करना है, अगर आपको इसको 2 डिजिट तक आपको इसको बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या कर रही हूं, राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स बता रही हूं। ये रूल्स याद रख लो, आगे जाके साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास ऐसे सपोज करो ये नंबर है, आपको इसको 2 डिजिट तक बताना है। ठीक है, अगर आपके पास पहला रूल, अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन पे भी अभी आऊंगी, इसके बाद अगला टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन ही है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो देखो अगर आपके पास लास्ट डिजिट लेस देन 5 होगी,
लेस देन 5 होगी तो वो नंबर एग्जैक्ट का एग्जैक्ट छाप दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, नो चेंज, लास्ट वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट रूल, अगर आपके पास लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 होगी, अगर आपके पास लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 होगी तो 1 से एक्सीड कर दो, ठीक है। एक्सीड द नंबर बाय 1, उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। लास्ट डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 होगी तो उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर लास्ट डिजिट मेरी 5 के इक्वल ही हो, लास्ट डिजिट मेरी 5 के इक्वल हो, 5 के इक्वल हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखो अगर 5 से पहले वाली डिजिट ऑड है ना तो 1 से एक्सीड कर दो, एक्सीड बाय 1, लेकिन अगर लास्ट डिजिट मेरी इवन है 5 से पहले वाली तो उसमें कोई भी चेंज मत करो, उसमें कोई भी चेंज मत करो, ठीक है। अब समझते हैं कि मतलब क्या था मेरा कहने का। देखो अगर मेरे पास नंबर है, पहले रूल की बात कर रही हूं, मेरे पास अगर नंबर है इसमें 6.32, ठीक है, 6.32 मुझे इसको 2 डिजिट तक बताना है, तो लास्ट डिजिट 5 से छोटी है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा और राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा 6.3, क्या आ जाएगा 6.3, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटी है तो कुछ भी नहीं करना, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है, अगर ये 6.37 होता ना तो मैं एक नंबर बढ़ा देती तो ये हो जाता 6.4, ये जो 3 है ना ये 1 से, ये जो 3 है ये 1 से एक्सीड हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा इसमें 6.5। उसके बाद अगर 5 के इक्वल है, जैसे कि अगर 6.35 है तो इससे पहले वाला नंबर क्या है 3 है मेरे पास, ठीक है, इससे पहले वाला नंबर मेरे पास क्या है 3 है, तो क्योंकि ये ऑड है तो ये 1 से बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा 6.4। लेकिन अगर यही 6.25 होता ना तो क्योंकि ये 2 इवन है तो ये 6.2 ही रहेगा, ठीक है, ये 6.2 ही रहेगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, राउंडिंग ऑफ मैंने बता दिया, आप जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या क्या आएंगे, ठीक है। पहला है 6.45372, इसको मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कि अगर मुझे इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगी, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए, तो एक 6 ले लेंगी, एक 4, एक 5। अब ये फोर्थ वाली मुझे डिसाइड करनी है ये क्या होगी। फोर्थ वाली डिसाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा राउंड ऑफ, ठीक है। तो क्योंकि 7 5 से बड़ा है इसलिए 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, एक बढ़ जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 6.454। कितना आ जाएगा 6.454। बहुत सही आंसर दिया है 6.454, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है 48.38250, इसको भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करना है, तो एक 4 को तो लेना ही है, 8 को भी लेना है, 3 को भी लेना है। अब 8 के बाद वाला 2 है जो कि 5 से छोटा है तो इसको नहीं लेना, तो इसलिए फिर उसमें नंबर एक्सीड नहीं होगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा मेरे पास 48.38 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6.25 वाला क्या समझ नहीं आया, अच्छा अभी समझाती हूँ। देखो मैं ये बात कर रही थी कि अगर मुझे 6.35 एक नंबर है और अगर मेरे पास 6.25 एक नंबर है, ठीक है, तो ये जो 5 है ना मुझे इसको मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए मुझे इसमें। अगर तो अगर लास्ट नंबर 5 है, इसमें भी लास्ट 5 है, इसमें भी लास्ट 5 है, तो मैंने बोला 5 से छोटा होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, 5 से बड़ा होगा तो एक नंबर एक्सीड कर दूंगी। लेकिन अगर 5 ही है तो मैं कैसे करूंगी, अगर मेरे पास लास्ट डिजिट 5 है ना और इससे पहले वाला अगर ऑड है तो ये 1 से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 6.4। लेकिन अगर इस 5 से पहले वाला 2 है तो ये बन जाएगा 6.2। क्या बन जाएगा 6.2, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 5 से पहले वाला ऑड है तो एक बढ़ा दो, 5 से पहले वाला इवन है तो उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बोल रही थी 48.384 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। अब मुझे बताना है 70,000 को मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है, तो जल्दी से बताओ कैसे लिखेंगे 70,000 को। बच्चों अगर 70,000 को एज इट इज लिखोगे तो इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही तो है, ये राइट वाले 0 को तो मैं काउंट ही नहीं करती ना, इसमें गलती क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो एक तो 7 है ही,
ठीक है, 4 चाहिए तो मैं इसमें 3 जीरो और ऐड कर देती हूँ, 3 जीरो और मैं लगा देती हूँ डेसिमल के प्लस, ठीक है। लेकिन मेरे पास नंबर क्या था 70,000, तो मुझे इसको 70,000 बनाने के लिए इसको 10 रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये बन जाएगा 70,000। बिल्कुल सही, ठीक है। 70,000 क्यों ले रहे हो, इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगी ना, मुझे 4 चाहिए। अब 7 एक अकेला नंबर तो है ही, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट और लाने के लिए मैंने बस डेसिमल के पास 3 जीरो लगा दिए, तो क्या बन गया 7.000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है। बहुत सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। अब अगला है 2.65986 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3। अब इसके अंदर भी मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, तो कैसे करेंगे, एक तो मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट है, एक मेरे पास 6 है, एक 5 है, एक 9 है ना। क्या क्या है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन अब लास्ट वाले डिजिट को देखना पड़ेगा ना कि मुझे राउंड ऑफ करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो कैसे मैं करूंगी, देखो अब ये 8 जो है ये 9 से बड़ा है ना, मुझे मतलब एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा मेरे पास राउंड ऑफ करके 2.660, 2.660, यानी कि इसकी मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैं कैसे लिखूंगी इसको 2.660 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, 2.660 इज द आंसर, ठीक है। लास्ट वाली डिजिट हमेशा देख लेना, 5 से बड़ी हो तो बढ़ा देना, 5 से कम हो तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। और ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत करना, अगर डेसिमल के बाद 0 होता है तभी वो सिग्निफिकेंट होता है, वरना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम लोग डेसिमल लगा देते हैं, और जितनी मुझे चाहिए ना और उतने ही मैं 0 लगाती हूँ डेसिमल के बाद, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक तो समझ आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस। अब ये साइंटिफिक नोटेशंस नाम की क्या चीज है, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशंस होता क्या है, देखो अब आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, शायद पढ़ा भी होगा, अवोगैड्रो नंबर नाम की एक चीज होती है, एक नंबर होता है, ठीक है। अवोगैड्रो नंबर, वो नंबर बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो 10 रेज टू द पावर 23, मतलब उसमें 10 रेज टू द पावर 23 10 मल्टीप्लाइड बाय 23 इतनी जीरोज होती है उसमें, ठीक है। अब वो जो नंबर होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है 602 एंड उसके बाद मेरे पास टोटल 21 जीरो और लगा लो, ठीक है। इस तरीके से बहुत बड़ा नंबर होता है, 21 जीरो और लगा लो इस तरीके से। अब मुझे जब अपनी साइंस में कैलकुलेशंस करनी होती है ना, तो मैं इतना बड़ा नंबर थोड़ी लिखूंगी हर बार 6.022000000, बार बार यही लिखते रहेंगे क्या हम लोग। अगर लैब में जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, साइंटिस्ट प्रैक्टिकल करते हैं, अगर वो इतनी डिजिट बार बार लिखेंगे तो उनका आधा दिन तो वैसे ही निकल जाएगा, प्रैक्टिकल कब करेंगे वो लोग, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं अपनी साइंस में, जब हमारे पास या तो टर्म बहुत बड़ी हो, जब मेरे पास जो मैं कैलकुलेशंस कर रही हूं या तो वो कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो या फिर वो कैलकुलेशंस बहुत छोटी हो, तो उसके लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एटम के एक साइज की बात करूं तो एटम का साइज तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, 10 रेज टू द पावर -10 मीटर ऐसे करके 0.000 10 12 15 जीरो लगा तो इतना छोटा साइज होता है। तो क्या मैं बार बार इसको ऐसे लिखना चाहूंगी क्या, नहीं लिखना चाहूंगी। तो इसीलिए हम साइंस में या फिर हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में किसी भी एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो उसमें हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस का बच्चों यूज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस होती क्या है, साइंटिफिक नोटेशंस होती है अपने नंबर को n मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। अपने नंबर को n मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, वो कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब जैसे सपोज करो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना, मैंने 10200 को लिख दिया था 102.00 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2, है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये साइंटिफिक नोटेशन ही तो है, ठीक है। ये हो गया मेरा n और ये हो गया मेरा n स्मॉल n। अब ये n पॉजिटिव में भी हो सकता है, ये n नेगेटिव में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ना कि नंबर क्या है।
अगर नंबर बच्चों बहुत छोटा है, अगर मेरा नंबर बहुत छोटा है तो नंबर बहुत छोटा होगा तो नेगेटिव में जाएगा मेरी 10 की पावर, लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा है तो पावर पॉजिटिव में जाएगी। ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना। जैसे कि आप सभी लोगों ने बताया, बहुत अच्छी बात है कि एक मोल जो होता है वो 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। अब ये मोल क्या होता है, इस मोल की कहानी तो पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस नंबर को, जैसे मैं बोल रही थी, हम ऐसे कभी नहीं लिखते 6020000, 23 बार जीरो थोड़ी लगाती रहूंगी मैं बार बार, है ना। तो इसीलिए इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 23, ठीक है। और इसी को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशंस। और यही होती है मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन। तो जब भी मैं लैब में जाती हूँ और जब मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो जब हम लोग साइंटिस्ट, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो हमेशा अपनी कैलकुलेशंस इन साइंटिफिक नोटेशंस की टर्म में ही करते हैं। वो हमेशा अपनी कैलकुलेशंस इन साइंटिफिक नोटेशंस की टर्म में ही करते हैं एंड आंसर को इसी फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती है और हम लोग ईजिली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी होती है अगर मुझे किसी नंबर की, तो मैं कैसे साइंटिफिक नोटेशंस का यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कि मैं साइंटिफिक नोटेशंस का कैसे मैं अपनी कैलकुलेशंस करती हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास नंबर है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 7, ठीक है। मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3, ठीक है। ये सारी बातें तो आप लोगों ने मैथ्स में ही कर रखी होगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल का यूज करते हैं। डोंट वरी, अगली क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस की टर्म्स में अपनी कैलकुलेशंस को हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 को। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिजिट्स है ना मेरे पास, सिंगल डिजिट्स, उनको अलग से मल्टीप्लाई करते हैं और इनको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें 5 और 4 को बच्चों अलग अलग कर देती हूँ और ये जो मेरी 10 की पावर है मैं इसको अलग अलग करती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3, ठीक है। 5 की पावर्स को अलग कर लो, 10 की पावर्स को अलग कर लो। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 20। और 10 की जो पावर्स होती है ना, जब बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 7 प्लस 3 यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 10। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 10, ठीक है। ऐसे ही देखो डिवीजन में भी हम लोग सेम करते हैं। अगर मुझे ये लेना है, इसको सॉल्व करना है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3। तो जो नंबर्स है ना उनको अलग से डिवाइड करो और जो 10 की पावर्स है उनको अलग से डिवाइड करो। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 3, है ना। तो 20 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 5 होता है। और जब बेस सेम हो, डिवाइड कर रहे हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 7 माइनस 3 यानी कि ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4। ये मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो। 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 10। इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो इसका आंसर, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना होता है, आपको पावर सेम करनी होती है पहले। जैसे कि इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें हम क्या करते हैं, पहले पावर सेम कर लेते हैं। अब पावर सेम कैसे करते हैं, देखो। अब सपोज करो मुझे एडिशन जो करनी है ना, मुझे एडिशन अब इसकी करनी है, ये वाले जो मेरे पास नंबर है इनकी एडिशन करनी है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड
मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो बच्चों जब भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है उसके लिए पहले पावर सेम बना दो। ठीक है, पहले पावर सेम बना दो, देन ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। ऐसे बिल्कुल मत करना कि एक 10 रेज़ टू द पावर 5 में जा रहा हो, एक 8 में जा रहा हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने बैठ जाओ। तो पहले पावर सेम बनाओ। अब देखो, एक में पावर बच्चों 10 टू द पावर 4 है और एक में 10 टू द पावर 5 है, तो या तो 4 को 5 बना दो या फिर 5 को 4 बना दो, मर्जी है आपकी, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, बहुत सही आंसर दिया। 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, 7/10 होगा ना, तो 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको पहले पावर सेम करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरे पास 5 है ना, मैं इसको भी 4 बना देती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 एज इट इज। 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 को मुझे 4 बनाना है। ठीक है, तो जब भी पावर कम होनी है, कम पावर आपको जब भी डिक्रीज करनी हो ना, तो डेसिमल को शिफ्ट कर दो राइट में, डेसिमल को शिफ्ट कर दो राइट में इस तरीके से। तो ये 10 इसकी पावर, इसको मुझे 4 बनाना है, तो इस डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4। अब इसमें 10 रेज टू द पावर 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 5 + 5 यानी कि 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एडिशंस में अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिमिलर तरीके की कैलकुलेशंस बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। तो बस छोटी सी बात याद रखना कि पावर सेम बनानी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, बस इतना याद रखना। ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं बस छोटा सा सब्ट्रैक्शन का। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इनको। अब एक में तो -5 पावर है और उसके अलावा एक में -6 पावर है। ठीक है, एक में -5 पावर है, एक में -6 पावर है, तो दोनों को मुझे या तो दोनों को -5 बना दो या तो दोनों को -6 बना दो, मर्जी है आपकी। तो इसको मैं -5 बनाती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 को मैं लिख सकती हूँ 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5। ठीक है, अब मुझे पावर को बढ़ाना था, -6 से -5 बनाना था, तो डेसिमल को शिफ्ट कर दो बच्चों लेफ्ट में। पावर कम करनी हो डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर दो, पावर बढ़ानी हो डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। तो इसीलिए यहाँ पे 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 को मैंने बना दिया 0.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। अब पावर सेम हो गई है ना, तो पावर सेम हो गई तो पावर को कॉमन ले लो और कर दो 4 - 0.2, तो ये हो जाएगा 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5। ये हो जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला समझ नहीं भी आया है, अगली क्लास में मैं साइंटिफिक नोटेशंस का और थोड़ा कराऊंगी आपको क्वेश्चंस, देन उसमें दोबारा से मैं इसको रिपीट करूंगी एंड देन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में छोटा सा फंडा अपनाना है, जो नंबर्स है उनको अलग कर लो, 10 रेज टू द पावर को अलग कर लो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जिन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो उनकी पावर सेम बना दो एंड देन उनको ऐड करो, आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस करेंगे और तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और उसके अलावा कोई भी डाउट है आपको तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।